आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल SPS में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक और लेक्चर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पहले एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। तो सेकंड एक्सरसाइज के लिए जो बेसिक है अपना, जैसे सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला जो होता है बच्चे उसको रटते हैं तो ऑब्वियसली गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कई बार बच्चे भूल जाते हैं उसको, आगे पीछे अगर कोई साइन हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। तो हमें इसको रटने की बजाय, कोई भी मैथ में तो रटना चाहिए ही नहीं, हमें इसको समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है, कैसे मतलब ये बनता है और क्या इसका मेन जो प्रोसीजर है वो है। तो पहले आज हम उसको देखेंगे ग्राफिकली कि क्या होता है और कैसे सेक्शन फार्मूला बन के आया है हमारे सामने। तो ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक्सरसाइज हम तभी कर पाएंगे ना जब हम इन फॉर्मूले को अच्छे से समझेंगे। एक दो बार अगर आप खुद बना के देखेंगे तो आपको ऑब्वियसली वो फॉर्मूला माइंड में फिट हो जाएगा, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए स्टूडेंट, सेक्शन फार्मूला होता क्या है। अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट दिए हुए हैं, मान लिया ये P that is x1 y1 and that is x2 y2, that is Q पॉइंट, और कोई पॉइंट R इस लाइन को किसी भी रेशो में काटता है, हमें नहीं पता। इस साइड इसका कुछ पार्ट होता है, मैंने मान लिया M पार्ट, और इस साइड इसका कुछ और पार्ट होता है, दैट इज N पार्ट। तो अगर इस पार्ट में ये पॉइंट इसको काटता है, तो मुझे अगर R पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं कैसे निकालूं। तो R पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। फिर y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये करके हमें रटवा दिया जाता है, इस तरीके से बताया जाता है और बच्चे इसको रट लेते हैं। तो ऐसे रटना नहीं है, पहले हम समझेंगे कि ये है क्या, ये बना कैसे। तो देखते हैं कैसे हम पढ़ेंगे इसको। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दैट इज x एक्सिस एंड दैट इज y एक्सिस, ये है मेरे पास। मैंने माना कि ये लाइन है अपने पास PQ, दैट इज P पॉइंट x1 y1 एंड दैट इज Q पॉइंट x2 y2। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको x एक्सिस पर लेकर आऊँ तो ये जो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये क्या रहेगी, इस पॉइंट के x एक्सिस से दूरी है वो क्या है x1। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी x1। तो ये जो अपने पास डिस्टेंस है ये क्या बनी, x1 बनी, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या बन गई अपने पास y1। तो हम सारे डिस्टेंसेस लिखते जाएंगे। अब Q के ऊपर जो लाइन है वो मैं अगर ऐसे ड्रॉ करूँ परपेंडिकुलर, ये हमारे पास परपेंडिकुलर बनती है। तो ये अगर मैंने पॉइंट बना PQ एंड दैट इज S एंड दैट इज T, इस तरीके से कोई भी पॉइंट अगर आप ऐड करते हैं तो ध्यान से देखिए ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ओरिजिन से T तक की डिस्टेंस क्या रहेगी x2। तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी अपने पास x2। अब आप बता सकते हैं कि ST की डिस्टेंस कितनी रहेगी। देखो x2 माइनस x1, तो ST की डिस्टेंस कितनी रहेगी, यहाँ से x2 माइनस x1, तो ये डिस्टेंस रहेगी। चलिए ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब मुझे एक पॉइंट निकालना है दैट इज R। मैंने माना वो पॉइंट यहाँ है, तो R के कोऑर्डिनेट मैंने माना x और y, ये x y की वैल्यू ही मुझे निकालनी है। तो ये सेक्शन फार्मूला होता ही है, पहले मैंने आपको इसीलिए लिख के बताया कि होता क्या। तो सेक्शन फार्मूला है, अगर यहाँ से मैं इस पॉइंट को मैच करवाऊँ तो यहाँ से मैंने इस पॉइंट को मान लिया M कुछ भी, तो M पॉइंट से ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या रहेगी x, ऑब्वियसली यहाँ से M पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगी x, क्योंकि x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ से यहाँ तक। देखिए ओरिजिन O से जो M तक है वो कितना है x। आपको ये डिस्टेंस ही समझनी है बस, और कुछ है ही नहीं इसमें। तो देखिए यहाँ से ये दूरी कितनी, आप ये दूरी थी अपनी y2 और ये दूरी कितनी रहेगी y। तो देखिए सारा सब कुछ आपको डिस्टेंसेस समझ में आ रही है। अब अगर मैं यहाँ से पैरेलल एक लाइन बनाऊँ परपेंडिकुलर टू दिस, जो इसको N पॉइंट पे, और आप कोई भी पॉइंट मान सकते हैं A पॉइंट पे इसको कट करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से चल के आई जो लाइन, तो ये मैंने पैरेलल लाइन बनाई, तो ये भी अपने पास 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है,
तो सारे जो एंगल है 90 डिग्री। अब बात ये आती है कि मैं यहाँ से अगर पैरेलल बनाना शुरू करूँ एक लाइन जो और गुजरती है यहाँ से, तो आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देंगे। ये भी अपने पास क्या है, इन पॉइंट को भी कुछ मान लेते हैं, अपने पास बी पॉइंट मान लेते हैं, दैट इज सी एंड दैट इज डी। तो आप कोई भी पॉइंट इसको राइट करें। अब ध्यान से देखिए कि जो मेरे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल का नाम देखिए पी आर एन, ट्रायंगल पी आर एन। इन ट्रायंगल के नाम मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इन्हीं का यूज करना है हमें। इसकी डिस्टेंस कितनी है पी आर की, पी आर की देखो m रेशियो n में काट रहा था ना, m रेशियो n में, ये मैंने कैपिटल मान रखे हैं, ये हमारे पास स्मॉल m n में है जो रेशियो है, ये ध्यान दें। ये डिस्टेंस है, पी आर किसके इक्वल है, पी आर दैट इज m, और आर क्यू किसके इक्वल है हमारे पास, दैट इज n। तो ये रेशियो है, ये रेशियो हम अलग से रखते हैं। तो ध्यान से देखिए ये जो दो ट्रायंगल दिख रही हैं आपके पास, एक हमारे पास है पी आर एन और एक है हमारे पास आर बी क्यू। तो ट्रायंगल आर बी क्यू, ये दोनों ट्रायंगल आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही हैं, और दोनों में एक एक हमारे पास क्या 90 डिग्री और एक एक एंगल हमारे पास ये इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये पैरेलल लाइंस और इनके एक ही साइड में बने हुए दो एंगल क्या होते हैं, जो ट्रांसवर्सल लाइन है अपने पास, तो ये अपने पास कैसे होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये आप 9th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल आते हैं तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं। ऐसा हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था, 6th जो चैप्टर है अपना सिमिलरिटी ट्रायंगल का जो चैप्टर है उसमें सिमिलरिटी को पढ़ा था कि किन्हीं दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो जाए तो वो ट्रायंगल कैसी रहती हैं, सिमिलर। तो दीज ट्रायंगल आर सिमिलर। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। तो देखते हैं इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड, देखिए हाइपोटेनियस दोनों में है, तो एक का हाइपोटेनियस m और एक का हाइपोटेनियस n। अब बात ये आती है कि ये जो साइड है इनकी लेंथ क्या है। अब मुझे इनकी लेंथ ही नहीं पता, साइड एक बार लिख लेते हैं हम, क्या होगी देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर होना चाहिए और बेस अपॉन बेस होना चाहिए। तो बेस क्या है इसका देखिए पी एन, छोटे वाले ट्रायंगल हाँ पी एन, और जो ऊपर वाले ट्रायंगल है उसका क्या है आर पी, ये है। फिर इक्वल तीसरी साइड कौन सी रहेगी, ध्यान से देखिए, हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन बेस, देन परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका आर एन अपॉन बी क्यू। तो ये मैंने रखा। अब ध्यान से देखिए जरा, आपके पास m बाई n, ये तीनों इक्वल है तो हम दो दो रख लेते हैं बारी बारी से। पी एन की लेंथ क्या होगी, ध्यान से देखो पी एन क्या है। अब देखो ये जो डी एन है उसमें से अगर मैं डी पी हटा दूं तो पी एन बचेगा, मतलब ये टोटल लेंथ में से ये टोटल लेंथ हटा दूं तो ये बच जाएगा कि नहीं। तो मुझे पहले पी एन की लेंथ पता करनी। ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी थी x, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है x1, तो x माइनस x1 ये लेंथ आ जाएगी, x माइनस x1। तो ध्यान से देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस x1 अपॉन आर बी की लेंथ कितनी है, आर बी की लेंथ, ध्यान से देखिए ये लेंथ कितनी है टोटल, दैट इज ये लेंथ कितनी है x2, टोटल लेंथ कितनी है x2, उसमें से ये घटाना है मुझे, दैट इज x। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आपके पास मैं पूरी लेंथ बताता हूँ, देखिए दैट इज टोटल लेंथ, उसमें से मुझे CR घटाना है, मतलब BC में से CR घटाना है। तो BC की लेंथ कितनी है, x2 है टोटल ये रही, और RC की लेंथ कितनी है मेरे पास, दैट इज x। तो हम क्या करेंगे x2 माइनस x। तो इस तरीके से हमारे पास ये लेंथ आ गई। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं, ध्यान से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहीं पे, तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे m इंटू x2 माइनस x सॉरी इज इक्वल टू n इंटू x माइनस x1। तो ध्यान से देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनता है, मुझे तो किसकी वैल्यू निकालनी है, x की और y की वैल्यू निकालनी है ना। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू दिख रही है, x की वैल्यू निकल सकती है, तो मैं x को एक तरफ लेकर आऊँगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं mx2 माइनस mx इज इक्वल टू nx माइनस nx1। तो जहाँ पे x है उनको एक तरफ कर लेते हैं और जो x नहीं है उनको एक तरफ, तो इसको उठा के इधर ले आते हैं, इसको उठा के इधर। तो देखिए mx2 प्लस nx1 इज इक्वल टू nx प्लस mx।
इस तरीके से हमारे पास ये लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए x कॉमन आता है, तो अपने पास x कॉमन आने के बाद क्या बचा m प्लस n, और यहाँ से क्या आया mx2 प्लस nx1, और यहाँ से m प्लस n यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास ये, तो ये हमें दिख रही है, ध्यान से लिखिए। तो हमें क्या करना है, सिर्फ दो ट्रायंगल को सिमिलर करवा के कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल रखना है। पहले को इक्वल रखेंगे तो अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब दूसरे को भी रख के देख लेते हैं। तो देखिए दूसरा क्या रेशियो है अपना, m अपॉन n इज इक्वल टू rn अपॉन bq। तो rn क्या है, हमें इनकी लेंथ पता होनी चाहिए। rn की लेंथ क्या है, देखिए m अपॉन n की तो मुझे ज़रूरत है ही, तो उनका तो हमें कुछ नहीं करना, मुझे rn की लेंथ चाहिए। तो टोटल लेंथ कितनी है ये ध्यान से देखो, ये लेंथ कितनी है y, और यहाँ से लेंथ कितनी है दैट इज y1। तो ये क्या रहेगा y माइनस y1। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। y टोटल लेंथ, उसमें से y1 हटा दिया तो यही बचेगा ना rn, तो अपने पास y माइनस y1। अब b क्यूब भी चाहिए, b क्यूब कितना है टोटल y2, उसमें से b तक की लेंथ कितनी है y, तो y2 माइनस y। सेम काम हमने जो x में किया था वही यहाँ पे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई m y2 माइनस y एंड n y माइनस y1। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे m y2 माइनस m y n y माइनस n y1। तो y हमें निकालना है, बाकियों को सॉरी y1, तो इनको एक तरफ ले आते हैं m y2 प्लस n y1, और यहाँ से इसको उठा के लेकर आए तो n m y माइनस प्लस सॉरी n y। तो इनमें से y कॉमन आ जाएगा अपने पास। तो y कॉमन आने के बाद क्या बचा m प्लस n, और इधर क्या बचेगा m y2 प्लस n y1, और ये m प्लस n कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास कुछ नहीं है, अगर हम इसको जनरली समझे तो अपने पास क्या है, x और y की दोनों वैल्यू हमने निकाल के चेक की। कैसे निकाली, अगर मैं कोई भी पॉइंट हो उसको अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेकर आता हूँ तो मुझे ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, चाहे कोई भी फॉर्मूला रहे। अब एक बात बताइए, इसी से थोड़ा आगे बढ़ के हम एक फॉर्मूला और करते हैं, दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। वो मैं इसी में आपको बता देता हूँ। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर मुझे किसी लाइन का मिड पॉइंट निकालना हो, अब यही लाइन थी और मैं मानता हूँ कि यार इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, दोनों साइड एक जैसी चीज़ें बचनी चाहिए, मतलब बीच में पॉइंट होना चाहिए। अगर इस साइड m पार्ट है तो इस साइड भी क्या होना चाहिए, m पार्ट ही होने चाहिए। अब जहाँ जहाँ n था वहाँ पे भी मैं क्या रख दूँ, m रख दूँ, तो अपने पास ध्यान से देखिए क्या बनेगा, जहाँ जहाँ m था वहाँ पे मैंने क्या रखना है, n था वहाँ पे m रखना है, तो x2 प्लस m x1 अपॉन m प्लस m, यही बनेगा। तो ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या बनता है, m कॉमन आता है ऊपर से तो मैंने कॉमन ले लिया, और नीचे क्या बनता है 2m, तो m से m कैंसिल, मतलब रेशियो का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा अगर मिड पॉइंट होगा तो। x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, मतलब अगर मुझे मिड पॉइंट देखो 1 और 3 का मिड पॉइंट भी निकालना है ना, मतलब 1 और 3 के बीच में क्या आएगा, तो मैं 1 और 3 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 2, मिड पॉइंट अपने आप आ जाएगा। तो जैसे मैंने बोला कि अगर 1 और 7 के बीच में मिड पॉइंट क्या आएगा, तो मैं इन दोनों को ऐड करके क्या करूँगा 1 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4। तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा 4, आप देख लीजिए बिल्कुल बीच में आएगा कैसे 2 3, तो 2 नंबर बीच में इधर आए, 5 6, 2 नंबर बीच में इधर आए। तो हमारे पास मिड पॉइंट अगर निकालना है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही मिड पॉइंट बोले तो आपको एक्स वाई के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, इन दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड करो। सेम चीज़ मैंने फॉर्मूले में रख के आपको बता दिया है। तो इस तरीके से मिड पॉइंट फॉर्मूला होगा आपका। तो सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले इसको इस्तेमाल करके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आया है। एक दो बार अगर आप खुद बना के देखेंगे तो आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप खुद भी डील कर पाएंगे, खुद भी सॉल्व कर लेंगे उनको। लेकिन हम अपना एक्सरसाइज अगले वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।